तो आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का जो गणित है उसका प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर के ये जो सभी 4 प्रश्न हैं इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो 2 का इन चारों प्रश्न को हल करने के लिए जो चारों भाग है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2 नंबर में जो निर्देश है उसको पहले बढ़िया से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ 2 नंबर में क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को, निम्न मतलब नीचे जो प्रत्येक प्रश्न में जो स्थिति दिया हुआ है उन स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अर्थात हमें सिंपल सा कह रहा है कि नीचे जो प्रत्येक प्रश्न में जो स्थिति दिया हुआ है उससे एक द्विघात समीकरण को बना लेना है। हमें ध्यान रहे, हमें x और y का मान निकालने के लिए नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए। अब यहाँ पे 1 नंबर में है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ बोल रहा कि ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए नहीं बोल रहा है, ज्ञात करनी है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, उसी को हमें द्विघात समीकरण को के रूप में निरूपित करना है। उसी तरह हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो द्विघात समीकरण क्या होगा उसी को हमें बनाना है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 2 का जो 1 नंबर है इसके स्थितियों को पढ़ते हैं और द्विघात समीकरण बनाते हैं। अब द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होगा जिसका चर मान यानी x का सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए, वही द्विघात समीकरण होगा। तो आइए 2 का 1 नंबर को देख लेते हैं। तो आइए यहाँ सबसे पहले 2 का जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसको बारीकी से और समझेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी एक भूखंड है, भू मतलब होता है जमीन, खंड का मतलब टुकड़ा, यानी जमीन का एक टुकड़ा है, जमीन का एक क्षेत्र है जो कि आयताकार है, अर्थात जिसमें लंबाई होगा और क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए द्विघात समीकरण क्या होगा उसी को हमें बताना है। जैसा कि हम प्रश्न में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या देखिए, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई जो भी होगा इसके 2 गुने से 1 अधिक होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लंबाई को जो है ना कुछ मान लेते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए लंबाई को यहाँ मान लेते हैं x, यानी हमने चौड़ाई को क्या मान लिया, x मान लिया, इस चौड़ाई को x मान लिया। तो इसलिए लंबाई क्या होगा उसको देखिए, तो इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्या आया है, लंबाई या चौड़ाई, क्या आया है, लंबाई आया है। तो हम लंबाई को लिख करके बराबर कर देंगे और क्या बोला है कि चौड़ाई के 2 गुना, तो चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई को कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। और हमने यहाँ चौड़ाई को x माना है तो x को 2 से गुना कर लेंगे। 2 गुने से 1 अधिक है तो अधिक करने के लिए क्या कर देंगे, +1, क्योंकि चौड़ाई का 2 गुना है तो 2 से गुना कर दिए और 1 अधिक है तो उसमें 1 ला करके जोड़ दिए। ये हमें लंबाई मिल गया और ये क्या है, चौड़ाई है। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कहा है कि क्षेत्रफल जो है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 528 है। तो लिख लेंगे आयताकार भूखंड, यानी जमीन का जो टुकड़ा है, जमीन का जो क्षेत्र है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 528 दिया। तो यहां लिखेंगे या। अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी होता है लंबाई गुना
चौड़ाई। देखिए यहाँ पे जो 528 जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला से होता है ना उसको लिख लेंगे। तो आयताकार कोई भी भूखंड उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसको लिखने के बाद बराबर लगाएंगे और 528 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब आइए लंबाई और चौड़ाई का मान को यहाँ रख देते हैं। तो लंबाई यहाँ पे कितना है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 1 गुना, और चौड़ाई कितना है x है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 528 लिख लेंगे। आइए इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं। ये x जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या से गुना होगा, इससे भी इससे भी, तो x गुना 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है, और x गुना 1 हो जाएगा x बराबर 528। अब सिंपल सा क्या करेंगे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x लिखेंगे, और 528 जो बराबर के इस पक्ष में है तो बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे। तो इसके सामने कुछ भी साइन नहीं तो क्या है प्लस है, और इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 528 बराबर, जो बराबर है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब 528 तो बराबर के इस तरफ लेके चले आए ना, इस पक्ष में कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ कर लेंगे 0, कुछ नहीं बचता है तो 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, क्योंकि इसमें चर मान यानी x का सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, यहाँ पे कुछ भी घात नहीं तो 1 है, और यहाँ कितना है 2 है, तो सबसे बड़ा घात 2 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे कर देंगे आंसर। अब आगे बढ़ते हुए जो अगला प्रश्न है उसको ले लेते हैं। तो 2 का जो दूसरा प्रश्न है आइए उसको पहले समझ लेते हैं और इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए नहीं बोल रहा, यदि पूर्णांक ज्ञात करनी है तो इसका द्विघात समीकरण कैसा बनेगा, उसी द्विघात समीकरण को हमें बनाना है। तो यहाँ स्पष्ट है कि 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या, प्लस वाला संख्या। तो 2 लगातार प्लस वाला जो पूर्णांक होता है, जो संख्या है, उसका गुणनफल मतलब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। तो पूर्णांक जो ज्ञात करेंगे तो उसके लिए द्विघात समीकरण क्या होगा, आइए नीचे इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 2 क्रमागत संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे पहला क्रमागत संख्या को x मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पूर्णांक बराबर उसको x मान लिए, पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिए x मान लिए। अब देखिए 2 क्रमागत यहाँ समझिए, अगर पहला 25 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 26, ये क्रमागत लगातार है ना। उसी तरह अगर पहला को 14 मानिएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी पहली संख्या में हम 1 जोड़ देंगे ना तो हमें दूसरी संख्या मिलेगा, इसी तरह पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम पहला जो है क्रमागत संख्या को क्या माने हैं x माने, पहला को x माने हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ता है। तो आइए यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। तो पहला क्रमागत को x मानिएगा तो दूसरा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी 1 अधिक होता है दूसरा क्रमागत संख्या। तो अब आइए प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 है। तो यहां पे सिंपल सा लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 306 है, तो दोनों को गुना कीजिए। पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है x प्लस 1, दोनों का गुणनफल कितना है, गुना करेंगे तो 306। आइए इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो यहाँ x एक बार x से गुना होगा तो x गुना x स्क्वायर, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, x गुना 1 हो जाएगा x, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या मिलता है। तो x से गुना 1 x हो जाएगा बराबर 306। आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ सिंपल सा हमें क्या करना है,
कि इस पक्ष में जो भी है उसको लिख लिए। अब यहाँ पे 306 को बराबर, ये जो बराबर है इसके इस पक्ष में लेके आएंगे। तो यहाँ 306 के आगे में कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझते हैं, प्लस, और बराबर के इस पक्ष में आएगा तो प्लस बदल जाएगा माइनस में, बराबर देंगे। 306 इस पक्ष में आया तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो उसके लिए हम लोग जीरो का प्रयोग कर लेंगे। तो ये जो आप समीकरण देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात 2 है। यहाँ पे घात कुछ भी नहीं तो हम 1 समझते हैं, और यहाँ पे 2 है, और 1 और 2 में बड़ा क्या है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। तो यहीं पे हम कर देंगे आंसर। आइए अगला प्रश्न को ले लेते हैं। तो आइए 2 का 3 नंबर वाला जो प्रश्न है उसको भी यहाँ हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। स्पष्ट बात है कि माँ हमेशा रोहन से क्या होता है, माँ हमेशा बड़ी होगी। तो माँ जो है रोहन से कितना, 26 वर्ष बड़ी है। अब देखिए आगे, इनकी आयु वर्षों में, यदि आयु उम्र की बात करें तो ये वर्षों में है, साल में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु यानी उम्र ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा उसी को हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। एक डाटा तो ये है हमारा, और दूसरा ये है कि अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद रोहन और उसकी माँ के आयु का गुणनफल, यानी दोनों के आयु को, उम्र को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हम रोहन के वर्तमान आयु को कैसे निकाल लेंगे उसी का हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो आइए यहाँ रोहन के आयु, वर्तमान आयु को ज्ञात करने की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, रोहन का जो वर्तमान आयु है, वर्तमान मतलब अभी का जो आयु है उसको x मान लेंगे। तो आइए x मान लेते हैं। इसलिए यदि रोहन का x है तो माँ की आयु कितना हो जाएगी, माँ की वर्तमान मतलब अभी का जो आयु है वो हो जाएगा x प्लस 26। 26 इसलिए जोड़े क्योंकि माँ का जो आयु है वो रोहन के आयु से, उम्र से 26 वर्ष अधिक है, यानी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का जो भी आयु होगा उससे 26 वर्ष ज़्यादा होगा माँ की आयु। अब बोल रहा है क्या कि 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद दोनों के आयु को गुना करेंगे तो 360 होगा। तो 3 वर्ष पश्चात जो है, बाद जो है, रोहन और माँ की क्या आयु होगा पहले उसको देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। तो यहाँ पे नीचे कामा लगा के नीचे लिखेंगे रोहन की आयु। किसकी आयु, रोहन की आयु। देखिए वर्तमान आयु, अभी का आयु क्या है, x है। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। वो कैसे होगा उसको समझिए। मान के चलिए अभी मेरा आयु अगर 16 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। यानी 3 वर्ष बाद निकालने के लिए वर्तमान मतलब अभी के आयु को उम्र में 3 जोड़ेंगे तभी ना 3 वर्ष बाद प्राप्त होगा। अभी किसी बच्चा का आयु अगर 5 वर्ष है तो 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 साल बाद 8 हो रहा है तो अभी का आयु 5 वर्ष में 3 जोड़ेंगे तभी तो पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात आयु क्या होगा वो निकलेगा। तो उसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात की आयु निकालने के लिए हमें वर्तमान आयु में 3 जोड़ना होगा, यानी पश्चात निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु। तो 3 वर्ष बाद माँ की अभी आयु कितना है, x प्लस 26। तो 3 वर्ष बाद की बात हो रहा है तो 3 जोड़ देंगे। जितना वर्ष बाद की बात होगा उतना जोड़ेंगे। 4 वर्ष पश्चात होता तो दोनों में क्या जोड़ते, 4 जोड़ते। तो यहाँ पे आगे जोड़ लेते हैं। देखिए 26 प्लस कितना, 3 हो जाएगा 29। अब इस प्रश्न का जो मुख्य भाग है उसको समझिए। 3 वर्ष पश्चात, चलिए दोनों का उम्र तो 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद क्या होगा निकाल लिए।
तो यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल 360 है। तो आइए प्रश्नानुसार यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार दोनों के आयु का गुणनफल यानी गुना करेंगे। तो रोहन की आयु कितना 3 वर्ष पश्चात x + 3 और माँ की आयु x + 29 और दोनों का गुणनफल देखिए, दोनों का गुणनफल है 360। तो यहाँ पे बराबर गुना करके बराबर लिख देंगे 360, क्योंकि अब आइए यहाँ पे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को हल करने का आसान तरीका है कि हम ये जो पहला ब्रैकेट है उसकी पहली संख्या x को लेंगे और दूसरा पूरा ब्रैकेट को ले लेंगे। दूसरा ब्रैकेट क्या है x + 29। फिर क्या करेंगे, ये पहली ब्रैकेट का दूसरी संख्या को लेंगे यानी +3 और दूसरा पूरा ब्रैकेट ले लेंगे x + 29 को ले लेंगे और बराबर में क्या है 360, इसको लिख लिए। अब आइए इसको गुना करते हैं। तो ये x ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुना होगा तो x गुना x² यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x गुना 29 हो जाएगा 29x। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, 3 गुना x 3x और फिर यहाँ पे देखिए प्लस गुना प्लस हमेशा प्लस ही होता है और 3 गुना 29 तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 या 27 का 7 हाथ मेरा 2 3 दूने 6 2 8 बराबर कितना हो जाएगा 360। अब आइए सिंपल सा जो है ना यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हल करते हैं x²। अब देखिए 29 + 3 कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, यानी ये दोनों x वाला पद जो है आपस में जुड़ जाएगा। अब यहाँ +87 लिखेंगे और 360 को बराबर के इस पक्ष में इस पार लेकर के आएंगे तो इसके सामने कुछ भी नहीं तो प्लस है और इस पार आएगा तो हो जाएगा इसके सामने में माइनस, और ये जो बराबर है उसको लिख लेंगे, छोड़ यहाँ पे डिग्री का लिख दिए। अब 360 को बराबर के इस पक्ष में लेके चले आए हैं तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। अब आइए इसको थोड़ा सा घटा लेते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा x² + 32x। अब यहाँ आइए घटा लेते हैं तो सिंपल सा है कि कितना है 87 - 360। 87 से 360 घटेगा नहीं तो हम उल्टा घटा लेंगे और उल्टा घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी 360 - 87। तो यहाँ पे बचा 3 और एक धार लिया 7 2 हो जाएगा 273। तो यहाँ हो जाएगा -273, यानी 87 से 360 घटेगा तो कितना हो जाएगा -273 बराबर 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस समीकरण का सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, उसको यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को, तो आइए 2 का जो 4 नंबर है उसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी समान चाल से क्या करती है तय करती है। यदि इसकी चाल 8 km/h कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें रेलगाड़ी की यहाँ पे चाल ज्ञात करनी है, तो उसके लिए द्विघात समीकरण क्या होगा आइए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें जो ज्ञात करना होता है ना उसको x मान लेंगे, यानी रेलगाड़ी की चाल को x मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, यदि रेलगाड़ी की चाल को 8 km/h कम कर दिया जाए, वो कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगा। स्पष्ट बात है, यदि चाल को स्पीड को कम कर देंगे तो समय अधिक लेगा, अर्थात कम वाला समय और जो पहले वाला समय था दोनों के बीच अंतर कितना है 3 घंटे का है। तो आइए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या है दिया क्या है उसको समझिए। दिया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आपका है 480 km यानी किलोमीटर। अब यहां स्थिति 1 में हम लोग ये बनाएंगे, चाल को x मान लिए। अब
चाल को x मान लिए तो लगा समय क्या होगा, देखिए लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो अपने पास दूरी क्या है 480 और अपने पास चाल क्या माने x मान लिए। तो ये हमारा समय पहला स्थिति का हुआ। और दूसरा स्थिति में देखिए क्या होगा, स्थिति 2 में क्या होता है कि रेलगाड़ी के चाल को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कम करने पर रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 8 -8 km पर आवर। सॉरी यहाँ पे ना स्पीड को km पर आवर लिख लीजिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा में x किलोमीटर जाता है। तो देखिए कम करने पर, यानी प्रश्न में कितना कहा गया है कि 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर, तो जो चाल है उसमें 8 घटा दिए, तो ये कम करने पर ये हमारा चाल है। तो लगा समय क्या होगा उसको देखिए, तो लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, बराबर करेंगे दूरी कितना है, दोनों स्थिति के लिए दूरी 480 ही होगा, लेकिन दूसरा स्थिति में जो चाल है वो है x - 8। यहां पे बाद वाला समय कितना है उसको देखिए, यहां पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो बाद वाला समय क्या है 480 बट्टा x - 8। तो शुरू वाला समय कितना है, यहां पे देखिए 480 बटा x, यहाँ पे है ना, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3 घंटा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 घंटा अधिक है, क्योंकि दूसरा स्थिति वाला जो समय है वो 3 घंटा अधिक है। तो अधिक वाला में ये कम समय वाला को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 घंटा मिलेगा, क्योंकि ये 3 घंटा अधिक है और 3 घंटा अधिक में इसको घटाएंगे तो 3 अंतर होगा। अब आइए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग है ना, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में क्या है 3 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये और ये मैच कर रहा है तो दोनों कट के समाप्त तो हो जाएगा, और बचा यक्स, तो यक्स ऊपर से गुना होगा तो हो जाएगा क्या 480x माइनस। अब ये यक्स और ये एक्स कट के समाप्त तो हो जाएगा और ये जाकर के ऊपर से गुना हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में क्या है 480 है और ये जाकर के कितना है x - 8। आइए इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 480x, देखिए माइनस और यहाँ x के आगे में कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, प्लस माइनस 480 गुना x, 480x माइनस हो जाएगा प्लस। अब 8 को आइए इससे गुना कर लेते हैं, तो 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6। अब 8 चौके 32, 32 और 6 38 हो जाएगा और ये 0 आकर के यहाँ बैठ जाएगा। और नीचे वाला जो चीज़ है उसको भी गुना कर लेते हैं, तो यक्स गुना यक्स हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और माइनस लिखेंगे x गुना 8 हो जाएगा 8x बराबर 3। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये और ये आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है और एक का साइन कुछ भी नहीं तो प्लस और एक का क्या है माइनस है, अलग अलग साइन है तो कट के समाप्त हो जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या बचा है 3840, और ये नीचे वाला जो है इसको गुना कर लेंगे 3 से, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है और x स्क्वायर माइनस 8x, इसको गुना कर लिए। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 3840 बराबर 3 गुना x, 3x स्क्वायर माइनस 8 तिया 24x हो जाएगा। अब आइए इसको ना हम लोग थोड़ा सा अदल बदल कर लेते हैं, बराबर के इस पक्ष को हम लोग इधर लिख लेंगे, x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर, और बराबर के इस पक्ष को इधर लेके चले आते हैं 3840। अब थोड़ा सा क्या करेंगे कि बराबर के इस पक्ष में जो भी है ना उसको यहाँ पे लिख लेंगे
3x² माइनस 24x और बराबर के इस पक्ष में जो 3840 है उसको उठा करके बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे। तो इसके आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस इस पर आ गया तो हो जाएगा माइनस 3840 बराबर को लिख लेंगे। और इस तरफ कुछ भी नहीं बचा क्योंकि इसको तो इस तरफ लेके चले आए हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे कुछ भी नहीं है तो उसके लिए 0 लिख लेंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात 2 है, तो यहीं पे हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप